हेलो गाइस, हाजिर हो रिबॉर्न विद सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ओल्ड एंसेस्टर क्विंशु से कहते हैं कि तुम्हारी मदर लाव फैमिली में पैदा हुई थी, जो कि टॉप फैमिलियों में से एक फैमिली आती थी एंशियंट टाइम से, और तुम्हारी मदर ताइश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुई थी, और तुम्हारे फादर के पास इनेट केओस बॉडी थी, और तुम काफी किस्मत वाले थे जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी, और सबको पता था कि तुम एक नए विजन को जन्म देने वाले हो डिवाइन बॉडी के साथ, और इस वजह से सारे लोगों का अटेंशन तुम्हारी तरफ आ गया। इस फिजिक के साथ तुम एक सेंट की तरह जन्म लेते थे, और तुम मोर्टल कैसे बने? क्या तुम सच में एक लूजर हो? अगर तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं घटा हुआ होता तो तुम भी एक जीनियस होते, तुम्हारे पिताजी की तरह। ये बात सुनने के बाद क्विंशु काफी हैरान हो जाता है। फिर वो ओल्ड एंसेस्टर से कहता है कि आखिर मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना, और किसी ने मुझे ये मेंशन क्यों नहीं किया। फिर ओल्ड एंसेस्टर क्विंशु से कहता है क्योंकि जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी तो तुम्हें कुछ होना चाहिए, इस डर की वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस दुनिया से छुपा दिया। लेकिन कुछ हाई लेवल के लीडर्स और ग्रेट फोर्सेस उनको इसके बारे में पता है, और आखिर में तुम्हारे साथ ऐसा घट गया। फिर क्विंशु ओल्ड एंसेस्टर से कहता है कि लेकिन इसके बीच में आखिर क्या होता है एंसेस्टर, आखिर मेरी मदर कैसे मरी थी। फिर ओल्ड एंसेस्टर कहते हैं कि जब तुम्हारे मदर प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से तुम्हारी जो ब्रीथ है वो कम्प्लीटली बंद हो चुकी थी। तुम अभी तक जल में भी नहीं थे, लेकिन तुम्हारी मदर ने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, उसकी कल्टीवेशन, उसका टैलेंट, और उसने अपने कॉन्जेशनल डे ऑफ फेटस को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर दी सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। आखिर में तुम पैदा तो हो गए, लेकिन तुम मोर्टल बनकर पैदा हो गए। फिर क्विंशु बड़े गुस्से में उनसे पूछता है कि आखिर ये सब किसने किया। फिर ओल्ड एंसेस्टर कहते हैं कि मुझे पता नहीं, और तुम्हें बताना भी यूजलेस है। जो कोई भी पर्सन इस जैसी चीजें कर सकता है वो भी इतने चुपचाप से, वो लगता है कि पैट्रिक लेवल की फिगर होगा। मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि तुम्हारे फादर के पास भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो उसके सामने खड़े हो पाए। फिर क्विंशु उनसे पूछता है कि आखिर उस पिल के साथ क्या हुआ जो मैंने 16 साल की उम्र में ली थी। फिर ओल्ड एंसेस्टर उससे कहते हैं कि उसे हेवन पिल कहा जाता है, और तुम्हारी मदर ने बहुत ही ह्यूज प्राइस उसके लिए पेड किया था। तुम अच्छे से पैदा तो हो गए, लेकिन गंभीर रूप से हानि भी तुम्हें पहुंची। जल्दी होना इसकी नियति है, लेकिन तुम 16 साल की उम्र के आगे जी नहीं पाते। ये बात सुनने के बाद क्विंशु के तो होश उड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारे मदर ने अपनी हर तरह की कोशिश की हो हेवन की पिल लाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन उससे तुम्हारी जो डेस्टिनी है वो पूरी तरह से चेंज नहीं हो पाई। जब तुम 20 साल के या फिर 30 साल के हो जाओगे तब तुम्हारा लाइफ स्पैन है वो छोटा होता जाएगा। ये बात सुनकर क्विंशु काफी घबरा जाता है। फिर ओल्ड एंसेस्टर उससे कहते हैं कि इसलिए तुम्हारे पिताजी बैटलफील्ड्स में फाइट कर रहे हैं हेवंस की। वो तुम्हारे लिए असली इमोर्टिलिटी पिल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा और अच्छी बना देगा। ये बात सुनने के बाद क्विंशु कहता है कि क्या इमोर्टिलिटी पिल, हमारी जो फ्लोटिंग आइलैंड पर इमोर्टिलिटी पिल है, क्या वो असली नहीं है? फिर ओल्ड एंसेस्टर उसे कहते हैं कि हाँ वो असली है, लेकिन वो सिर्फ प्रोजेक्शन है असली इमोर्टिलिटी पिल की, या फिर तुम उसे एक रेप्लिका कह सकते हो असली इमोर्टिलिटी पिल की, लेकिन अब भी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, उससे तो ज्यादा ही है जो तुमने याउचे में सीक्रेट पिच खाए थे। जो असली पर्पज है उस रेप्लिका की, उसे ऐसी जगह पर लोकेट किया गया है जहां पर कभी असली इमोर्टिलिटी पिल आई थी। अगर दूसरी बार अगर इमोर्टिलिटी पिल कहीं पर आ गई तो उसकी लोकेशन हमें जल्द से जल्द मिल पाए। जो असली ट्रू इमोर्टिलिटी पिल है वो काफी ग्रेट है, लेकिन वो एम्पर के जितने ताकतवर तो नहीं है, लेकिन इतने ताकतवर है कि वो पूरी की पूरी धरती को हिला सकती है। एम्पर के जैसे ही वो फिर कभी इस धरती पर नहीं आई। इसलिए जो इमोर्टिलिटी पिल की जो रेप्लिका है वो इस दुनिया में सबसे अच्छी मेडिसिन है। फिर क्विंशु अपने मन में कहता है कि जो ओरिजिनल बॉडी थी वो अचानक से मारी गई, लेकिन जो इस बॉडी में खून बह रहा है और जो मेरे माइंड में मेमोरीज है वो सारी की सारी ओरिजिनल बॉडी की है, और मैं हर एक मेमोरी के साथ सहानुभूति रखता हूँ। मेरी मदर ने कोई भी हेजिटेट नहीं किया जो कुछ भी उसके पास था ओरिजिनल बॉडी को देने के लिए, जब तक कि वो मारी नहीं गई। और मेरे पिताजी अभी भी बैटल फील्ड
आपस में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। फिर क्विंशु चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि मैं कसम खाता हूँ जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें पे जरूर करना पड़ेगा। फिर ओल्ड एंड सिस्टर क्विंशु से कहता है कि मैं आज तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है कि कुछ दिनों से तुम काफी बदल चुके हो और अब तुम डिप्रेस्ड और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं रहे और अब तुम राइज कर रहे हो और तुम ये सब अच्छे से जानकर तुम सिर्फ मोटिवेट होगे, तुम टूटोगे नहीं। फिर क्विंशु बड़े ही जोश में कहता है कि एंड सिस्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पहले की तरह क्विंशु बिल्कुल भी नहीं रहा। पास्ट की बातें बताना अब मैं बंद कर देता हूँ और अब मैं तुम्हें प्रेजेंट के बाद बताता हूँ तुम्हारे पिताजी के बारे में। और इस समय हेवंस की बैटलफील्ड्स में तुम्हारे पिताजी को असली इमॉर्टलिटी पिल्स के बारे में कोई क्लूज मिले हैं और वो जल्दी ही वहां से जाएंगे। तुम ट्रायल्स को फॉलो करके इमॉर्टलिटी पिल को ढूंढो। और पहले तो तुम्हारे पिताजी यहोवा सेक्ट में रिटर्न नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो तुम्हारी रिसेंट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है उसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यहोवा सेक्ट में रिटर्न करेंगे। तुम्हें इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद क्विंशु एक फनी सा चेहरा बनाते हुए उनसे पूछता है कि क्या तैयार हो जाओ, लेकिन मैं क्या तैयारी करूं। फिर ओल्ड एंड सिस्टर क्विंशु से कहते हैं कि जब समय आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। ये मैं नहीं कहता, ये ओल्ड एंड सिस्टर कहता है और वो आगे कहता है कि मैंने इतना कभी भी अपने सेंचुरीज में नहीं कहा जितना आज कहा है। फिर क्विंशु ओल्ड एंड सिस्टर को ग्रीट करके वहां से जाने लगता है। तभी ओल्ड एंड सिस्टर उससे कहते हैं कि ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे लिटिल डेमन को थोड़ा सा काबू में रखो। जो हमारा यंग फ्लोटिंग आइलैंड है वो काफी रिच है प्रोडक्ट्स में और यहाँ पर काउंटलेस ट्रेजर्स है हेवन और अर्थ के, लेकिन मैं उसे ऐसे ट्रेजर्स खाता हुआ नहीं देख सकता। और अगर वो ऐसे ही खाती रही तो जल्दी अभी या बाद में यंग फ्लोटिंग आइलैंड के जो भी ट्रेजर्स है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। फिर क्विंशु उन्हें हाँ कर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें यहोवा सेक्ट का यंग फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंशु बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसने अपने ब्लड शैडो को भी अपने न्यूयन पुल से बाहर निकाला हुआ होता है और बाजू में बाइक कुर्सी पर बैठी उसे देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लड शैडो बड़े ही गुस्से में अपनी लैंग्वेज में क्विंशु से कुछ कह रहा होता है और क्विंशु सिर्फ उसे देखे ही जा रहा होता है। फिर क्विंशु अपनी सोल सीड को बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे एक चांस मिला था कल्टीवेट करने के लिए सोल सीड को याउची में, और अब जबकि मेरे सोल सीड बाहरी रूप से ब्लड को जांच कर रही है, ऐसा लगता है कि शैडो के पास बहुत ही ज्यादा ब्लड की स्पिरिचुअल एनर्जी है। फिर बाई क्विंशु से कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसी डिस्गस्टिंग चीज को बाहर क्यों निकाला, इसकी वजह से मेरा पेट खराब हो जाएगा। फिर क्विंशु बाई से कहता है कि सिस्टर मैं मेरा काम कर रहा हूँ और आप हर दिन खाने की बातें क्यों सोचती हो और इतना सारा फूड मत खाओ यंग फ्लोटिंग आइलैंड का। यंग मिंग सिस्टर ने मुझे पहले इसके बारे में बताया है। फिर बाई क्विंशु से कहती है कि खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी चीज नहीं है। फिर क्विंशु ब्लड शैडो की तरफ देखता है और कहता है कि इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी मिस्टीरियस है। आखिर इस ब्लड शैडो की क्या ओरिजिन है। जो कल्टिवेटर्स है उन्हें सोल को ओपन करने के लिए स्पिरिचुअल रियलम में जाना पड़ता है और उसे ग्रोथ करने में काफी डिफिकल्टीज आती है क्योंकि उन्हें ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है और वो भी काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो ग्रेट एम्परर्स होते थे पास्ट में उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिलती थी और आखिर में वो अपने दाव को प्रूव नहीं कर सकते थे और इस रियरली होता था कि कोई सोल एम्परर बन पाए। फिर बाई क्विंशु से कहते हैं कि तुम उसे देखते मत रहो, तुम ब्लड शैडो को क्यों नहीं खाते। ये सुनने के बाद क्विंशु एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए उससे कहता है कि क्या खाओ, इस जैसी डिस्कस्टिंग चीज को तुम मुझे खाने के लिए कैसे कह सकती हो। फिर बाई क्विंशु से कहते हैं अगर तुम्हें तुम्हारे सोल को ग्रो करना है तो तुम इसे खाओ। फिर क्विंशु कुछ सोचते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि हम इसे ताव में कैसे खा सकते हैं। फिर बाई उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तुम अपना रास्ता खुद ही बनाओ। फिर क्विंशु ठीक है कहकर अपनी सोल सीड के पावर को एक्टिवेट कर देता है। फिर क्विंशु सोल सीड को ब्लड शैडो की तरफ भेजकर कहता है कि चलो इसे ट्राई करते हैं और सोल सीड ब्लड शैडो को खाने लगती है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।